नमस्कार। आज इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो टॉपिक है, इसमें कुछ पॉइंट्स तो हमारे जो बोर्ड्स में आते हैं वो रहेंगे डिस्कस करने के लिए, और अगर आप सब इच्छुक रहे और अगर आप लोगों ने कहा तो उसमें हम कुछ कंपटीशन का भी जोड़ देंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहला पॉइंट है हमारा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और लाइन। अब यहाँ पे सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किसके कारण से? ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज। जो उस वायर पे जो चार्ज फैला हुआ है वो चार्ज कैसा हो आपका, उस पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, हर जगह पर ये यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इस वायर पर। और आपसे वो पूछ रहे हैं कि इसके कारण से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह आएगी कि इनफाइनाइटली का मीनिंग क्या है। यहाँ पर इनफाइनाइट का मीनिंग ये नहीं है कि बहुत बड़ा हो, बहुत बहुत बड़ा हो। अभी मैं आपको ये कह दूँ कि आपको जिस जगह पर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि आप दीवार के पास खड़े हुए, बिल्कुल एकदम दीवार के पास खड़े हुए, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिस्टेंस है, मिलीमीटर का सेंटीमीटर का कह दूँ, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो वो आपको वो जो दीवार है वो भी कैसी लगेगी, बहुत बड़ी दिखाई देगी। चींटी अगर उस जगह पर चींटी हो आपकी जगह पर और वो 8-10 सेंटीमीटर हो तो दीवार भी उसे बहुत बड़ी दिखाई देगी, इनफाइनाइट। और अगर वही बात मैं कह दूं कि एक 400 मीटर 200 मीटर के बाद दूर की बात कह दूं, तो वही चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी पॉइंट बन जाएगी। तो इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है? जिस जगह पर हम ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसकी जो डिस्टेंस है उस रेस्पेक्टिवली सिमेट्री ऑफ बॉडी से वो डिस्टेंस कंपेरेटिवली उसके साइज के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, बहुत बहुत कम होनी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे थोड़ा समझेंगे, हम डायग्राम से समझते हैं एक प्रैक्टिकली, और उस पर हम काम करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, अब सॉरी एक वायर है, ये वायर के अराउंड में वायर में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखा रखी है मैंने, आउटवर्ड दिखा रखी है, अगर नेगेटिव होता तो इनवर्ड होती। बस यही अंतर आएगा, इसके अलावा एक्सप्रेशन कोई अंतर नहीं आएगा। पेपर में ये भी आ सकता है कि नेगेटिव दे दिया हो वहाँ पर उसने चार्ज। अब मैंने ये इस पेन के अराउंड में मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दी। अब इसके अराउंड में गॉसियन सरफेस कैसी होगी? सिलेंड्रिकल होगी। अब अगर सिलेंड्रिकल होगी, आप कहोगे सर सिलेंड्रिकल क्यों होगी? आप खुद सोचो, इसके अराउंड में मैं एक सर्कल बनाऊंगा, फिर एक और बनाऊंगा, एक और सबको मिला दूं तो एक सिलेंडर नहीं आएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, इस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस जगह पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हमें किस जगह पे निकालनी है? मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पे निकालनी है, इस जगह पर मान लीजिए। अब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है पूरे में फैला हुआ, तो इस चार्ज को जो ढकाया जा रहा है, कहाँ से इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है, इस जगह से भी जा सकता है, इस जगह से भी जा सकता है, इस जगह से, और इसके कर्व पार्ट से भी जा सकता है। तो कितने पार्ट होगा इसके? 3 पार्ट होगा। तो दैट इज थर्ड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड। ये मैंने ऐसे पार्ट बना लिए। इसकी लेंथ कितनी कह दी मैंने? L कह दी। और गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना Q क्या है? जो चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर। और 5 जो निकलेगा टोटल सिलेंडर के कारण से, वो तीनों कारण से होगा 5 1 5 2 5 3। यहाँ पर एंगल देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 है। यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है, यहाँ भी 90 है। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करा मैंने बोलने में। 5 बराबर क्या होगा? Q इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल लगाएंगे EDA, क्योंकि मुझे सबका समेशन लेना है। यहाँ पर E को बाहर निकाला, इंटीग्रल DA, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एरिया की बात हो रही है इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ा। तो Q इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा? एरिया क्या हो जाएगा पूरे के लिए, क्योंकि पूरे का मतलब किससे, कि विच पार्ट इज यूजफुल टू डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस केस? ओनली द फर्स्ट पार्ट कौन सा है? जो कि उसे कर्व्ड पार्ट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 है। तो कर्व्ड पार्ट का एरिया कितना होता है? 2πRL होगा।
और यहाँ पर फिर बात आती है, ये बहुत उस डिस्टेंस के कंपेरिजन में ये जो जो इसका डायमेंशन है वो ज़्यादा है। अब डायमेंशन जब ज़्यादा है तो वो कैलकुलेट तो कर नहीं पाएगा यहाँ पे चार्ज को, तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज वाली बात आएगी। तो लेमडा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यू बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू एल। तो लेमडा एल अपॉन एप्सन नॉट, एल से एल कट गया, क्या आ गया, ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सन नॉट आर। अब यहाँ पर अगर हम बनाते हैं ग्राफ प्लॉट करें ई और आर के बीच में, तो कैसा आएगा, जैसे जैसे आर बढ़ती चली जाएगी ई की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो केस है, इस केस को मैं आपको काम के तौर पे दूं, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं इसको समझाऊंगा आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर निकालना है। अब सिलेंडर की बात आती है, ये तो वायर था, अब सिलेंडर की बात आ गई, केस यही लगेगा, इसमें कंसेप्ट वही लगेगा। सिलेंडर की बात आएगी तो सबसे बढ़िया सिलेंडर कौन था, गैस का सिलेंडर। अब गैस का सिलेंडर है, ठीक है, वो सॉलिड है, मेटल का है तो कंडक्टिंग हो गया, तो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। एक क्या हो सकता है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर भी हो सकता है। जैसे घर में जो रॉड होती हैं, जो रेलिंग पर जो रॉड होती हैं सिलेंड्रिकल शेप में रहती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, मेटल की होती हैं, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर हो गया। एक हो गया हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो गया, जैसे प्लास्टिक के पाइप आते हैं सिलेंड्रिकल, तो अंदर से वो खोखले होते हैं, तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो गया। और कैसा हो सकता है एक सिलेंडर, एक सिलेंडर हो सकता है जो सॉलिड भी हो नॉन कंडक्टिंग भी हो, मतलब प्लास्टिक, मतलब ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो अंदर से भी क्या हो, ठोस हो। तो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के केस में चार्ज कहाँ पे रहेगा, उसकी सरफेस पे रहेगा, पढ़ा चुके हैं पहले हम। हॉलो कंडक्टिंग में अंदर चार्ज तो रहता नहीं, हॉलो में बाहर सरफेस पे रहेगा। और नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, उसमें भी चार्ज अंदर हॉलो है, अंदर तो रहेगा ही नहीं, बाहर ही रहेगा। तो ये तीनों केस सेम रहेंगे, केवल ये केस अंतर रहेगा। और अगर आपने ये चारों केस किए, या फिर अभी मैं आगे स्पेयर का केस करवाऊंगा, सेल का और स्पेयर का, या तो यहाँ से वो समझ में आ जाएंगे या वहाँ से आप ये भी कर सकते हो। तो केवल अंतर तीनों का तो आंसर एक ही रहेगा, लेकिन इस वाले केस में अंतर किस चीज़ का आएगा वो मैं बेसिकली तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। हॉलो कह लो चाहे सॉलिड कह लो, कंडक्टिंग कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, इन सभी में चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर रिजाइड कर रहा है, केवल यहाँ पर, अंदर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप उसके अंदर से सेंटर से बाहर आते चले रहोगे, चार्ज क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर तो चार्ज यहीं पर है, तो इसका मतलब ये तीनों जो केस हैं ऊपर वाले, इन सब में तो कि क्या काम आ जाएगा, आपका सरफेस एरिया काम आ जाएगा, कि सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज यूनिट एरिया। लेकिन इस वाले पार्ट में जो चीज़ काम आएगी वो क्या आएगी काम, यहाँ पर वॉल्यूम की बात होगी, क्योंकि हम अंदर से बढ़ रहे हैं तो पूरा ठोस भी है, तो जैसे जैसे हम अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली आ रही है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात होगी। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या है वो मुझे डिस्कस करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये जो चार केस रह गए हैं, जो मैंने आपको काम के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा देखो समझो पढ़ो, नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। जो चारों केस मैंने डिस्कस यहाँ पे किए हैं, केवल एक आपको क्लू दे दिया, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये जो केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट और फ्लैट शीट ऑफ चार्ज, इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, साथ में हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन जनरली आता है, कैपिटर में भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो दोनों चीज़ अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। धन्यवाद।